मैं सिर्फ भगवंत मान ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਰਾ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। पैन पंजाब बात करते हो तो आपको चाहिए लीडरों का लीडर, वो नहीं है किसी पार्टी के पास, इसलिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो रहा। पार्टीज को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पल्ले कोई एमएलए ना हो, वो खुद भी मेहरबानी से ही जीता। मैं आपको यही तब एक्सप्लेन कर रहा था कि लीडरों का लीडर नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन लीडरों का लीडर नहीं है, सीएम चाहिए लीडरों का लीडर। इनको ये खदशा और वहम है बहुत ज़्यादा कि ये सरकारें बना जाते हैं, ये किसी के लिए प्रॉक्सी का काम करते हैं ताकि जो असली ऑर्गेनाइजेशन है वो गेम में ना आ जाए, वापसी कर जाए, एक प्रॉक्सी खड़ा करके रखें। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ बीजेपी, लुक एट अकाली दल। जो लीडर अपने आप क्लेम कर रहे हैं वो अपने हल्के के लीडर हैं। सीनियरिटी डज नॉट मेक यू सीएम कैंडिडेट। बता दे कोई कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो कि उसकी पल्ले 10,000 वोट है हर विधानसभा में, पैन पंजाब, तभी तो सीएम कैंडिडेट हो गए। अपने हल्के के अलावा दूसरे हल्के में रैली करने की हैसियत नहीं है कांग्रेस के सीएम कैंडिडेटों की। ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਵਨ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ उस लेवल पे ਵੱਧਦਾ है कि वो लीडर बन जाता है? डेफिनेटली कोई पोस्ट पे जब बंदा बैठ जाता है तो उस पोस्ट का ऑरा या बहुत सारे पंजाब में ऐसे लीडर रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई बहुत बड़ी लीडरशिप में नहीं आते थे। फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने पिछली बार जो करा इलेक्शंस के पहले, तो वो जो लीडर्स बने वो सीएम बनने के पहले कोई इतने बड़े लीडर नहीं थे, ना ही उनका नाम भी उनका कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स की दौड़ में भी नहीं था, किसी ने नहीं सुना। बट 2 महीने 4 महीने बनने के बाद लोग कहने लग गए कि ये उस रेस का हिस्सा है बंदा। लेकिन बिना उस कुर्सी पे बैठे क्या मीडिया या पब्लिक या वोटर्स कभी उस नजरिए से देख रहे थे? ऐसा नहीं देख रहे थे। आपने देखा कि वो सीएम की दौड़ में हो? नहीं थे। वो चेयर ने एक ਔਰਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। तो मेरा को सवाल ਉਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर बन जाए, कि वो रुतबा रिटेनेबल रुतबा है? उसके कई सारे तरीके हैं। एक है कि आपने इस तरह के काम करे, जैसे पास्ट में कुछ लीडर रहे हैं जिन्होंने लोगों के बीच में जाकर के इतने एक गुडविल, इतने काम करके लोगों को अपने साथ जोड़ा कि उनकी जनरेशन्स उनके साथ हैं। लेकिन आज के दौर में पिछले 15-16 साल या 15-16 साल के दौर में या 18 साल से उस तरह के लीडर्स की स्केरिसिटी है, उस तरह के लीडर्स नहीं है अब जिन्होंने इतने काम करके लोगों को अपने साथ जोड़ लिया हो। आज की डेट में मसला सिर्फ इतना है कि लीडरशिप
काम इतना सा करेगी 1%, उसको एग्जीगरेट करके 100 टाइम्स 100x उसको दिखाएगी। तो उसमें रिटेनरशिप का बड़ा अच्छा सवाल है जो आपका, कि रिटेन कैसे होएगा, कि एक बार मुख्यमंत्री बन गया वो रिटेन कैसे करेगा। मैं इसको एमएलए लेवल पे नहीं, सीएम या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एक्सप्लेन सही से कर सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये एग्जाम्पल परफेक्ट बैठती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली की विधानसभा, टोटल 70 विधानसभाएं, उनके वो लीडर। दिल्ली के पास ना तो पुलिस, ना होम मिनिस्ट्री, ना डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ना लैंड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा एक लिमिटेड से स्कोप। लेकिन उस बंदे ने अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे किया जैसे एक नवी पोस्ट क्रिएट कर ली हो। एक प्रधानमंत्री की पोस्ट है, एक वक्फ सूबियों की पोस्ट है, जहाँ पे मुख्यमंत्री है अलग अलग स्टेटों के। लेकिन उस बंदे ने अपने आप को पोर्ट्रे इस तरह कर लिया कि वो एक नई पोस्ट बनाई है, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सुनने में ऑड लगेगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर आप दिल्ली के हो, लेकिन आप बिहेवियर ऐसा है कि सीएम आप इंडिया के बन गए हो। ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, फिनोमिनन है, अपने को पॉलिटिकली पोजीशन करने की टैक्टिक है। आप दिल्ली के मसलों पे कम बोलते थे, आप नेशनल इश्यूज पे ज्यादा बोलते, क्योंकि नेशनल कैपिटल की बात कर रहे हो ना आप। हाँ। क्योंकि नेशनल कैपिटल है, वो ज्योग्राफिकली जगह ऐसी थी। आप उस कुर्सी पे रहते हुए आपने कोई अपने पास डिपार्टमेंट रखे ही नहीं। अगर आपको याद हो, बतौर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के पास 2-4 महकमे भी नहीं थे, कोई हार्डली एक आधा रहा हो जो मुझे नहीं याद है। मेजॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स मंत्री के पास थे। इनका ये काम था अपने आप को पोर्ट्रे करना अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। आप हो सी which is fair enough also। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ क्या योगी आदित्यनाथ ने करा ऐसा? क्या महाराष्ट्र के सीएम ने करा ऐसा? क्या तेलंगाना के सीएम ने ऐसा करा? क्या मध्य प्रदेश के सीएम ने ऐसा करा? या पंजाब के सीएम ने ऐसा करा? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ताकतां दी लड़ाई सी, खिच्चोतान सी। सो उन्होंने दिल्ली के सीएम की पावर एक एलिवेटेड मेयर के बराबर थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राइट। आपका काम उसमें फोकस में नहीं था, आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर रहे थे एक अलग चीज पोर्ट्रे करने के लिए, जिसका नाम है वेबलिन इफेक्ट। अच्छा, ये इफेक्ट प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी है कोई? ये स्ट्रेटजी है। मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से समझाता हूँ। वेबलिन इफेक्ट इन्होंने इंप्लीमेंट किया। वो कैसे? एक स्टोरी के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। जूलियस सीजर नाम का एक जूनियर पॉलिटिशियन था रोम में। कोई पिछोकड़ से, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं था। उस टाइम पे भी, आज से मतलब 700-800 साल पहले भी, वहाँ पे पॉलिटिक्स एज ए प्रैक्टिस करी जाती थी रोम में। और जूनियर पॉलिटिशियन के तौर पे ये जूलियस सीजर आगे आया। 23-24 साल का था और इसको कोई जानता नहीं था रोम की पॉलिटिक्स में। काउंसिल्स थी वहाँ पे, अलग अलग लेवल पे काउंसलर्स प्रैक्टिस करते थे। राजा अलग था, बैठा हुआ था। ये भी नीचे से आ रहे थे कि उसके दरबार में पोस्ट लेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। तो उस टाइम पे समुद्री लुटेरों का, डकैतों का टाइम होता था और रोम के आसपास समुद्र थे, सी थे। तो ये अपने 4-5 सपोर्टर्स साथियों के साथ किसी और इलाके में जा रहे थे अपने शिप से, छोटे से जहाज से। तो समुद्री जो डकैत होते हैं, पायरेट्स, उन्होंने इनको उठा लिया और उठा के अपने साथ ले गए। उनका मेन काम था फिरौती मांगने, या माल हो तो माल लूट लो, बंदे हैं तो बंदों की फिर फिरौती मांगो। उन्होंने कहा अच्छा छोटा मोटा पॉलिटिशियन है, उठाते कुछ मिलता है। उठा के अपने पास ले गए। लुटेरों का सरदार और अपने साथियों के साथ सलाह करता है कि इस लड़के के कितने पैसे मिल जाएंगे, फिरौती मांगे। कोई कहते 50 ग्राम सोना मिल जाएगा, 100 ग्राम सोना मिल जाएगा। जूलियस सीजर बैठा उधर देख रहा था अपने बंदों के साथ। वो उधर से आवाज़ मारता है कि गलत कर रहे हो, बहुत कम दाम लगा रहे हो मेरा। लुटेरों का सरदार हंसने लगता है कि ये 100 ग्राम सोना भी ना मिले तेरे नाम पे, तो कह रहा है ये कम है, 100 ही ज़्यादा लग रहा है, फिर तो कोई इतने देगा, तेरे को जानता कौन है?
कहते नहीं मैं बता सकता हूँ। मैं कहा अच्छा उठ के आ गया जूलियस सीजर, कहने बता भाई कैसे मिलेंगे ज़्यादा पैसे और कितने मिल जाएंगे। कहते जो मैं कहता हूँ आप करो। ठीक है। कहते कितने मिल जाएंगे। कहते आपको मिल जाएगा 500 टन सोना मिल जाएगा। 500 टन सोना मिल जाएगा। वो सब लुटेरों के सरदार हंस हंस के पागल हो गए, लुटेरे भी, कि पागल हो गया है ये, किसी रियासत का राजा है क्या जो वो अपना राज खजाना दे देंगे, शायद तब भी ना दें इतने पैसे। उस टाइम पे 500 टन बड़ी थी, यूनिट अलग रही होगी, मैं आज के दौर में समझा रहा हूँ। 500 टन मांग लिया। अब वो हंसने लगे, कहते आपको मिल जाए तो क्या हर्ज है आपको। कहते ठीक है भाई बता क्या करना है। कहना मैं इनका सरदार हूँ, इस 5 बंदों का, मैं इधर बैठा हूँ, मैं इनका लीडर हूँ, ये 5 बंदे आप जाने दो, ये पैसे लेके आएंगे, सोना लेके आएंगे, 500 टन तो मेरे को जान देना, छोड़ देना। उनको बात जम गई कि लीडर तो है ही उनका, ये छोड़ देते हैं, मेन बंदा अपने पास ही है। वो 5 बंदे रोम पहुंचे। उन्होंने कहा जूलियस सीजर हमारा जो लीडर है वो पकड़ा गया, 500 टन सोना मांग रहा है। ये पूरे रोम में आग की तरह बात फैल गई। क्यों? मसला ये नहीं था कि जूलियस सीजर पकड़ा गया, मसला ये बना किसी बंदे के लिए 500 टन की फिरौती मांगी गई है, 500 टन सोने की। वो उतनी बड़ी फिरौती थी कि रोम के राजा के लिए भी उतनी बड़ी फिरौती नहीं मांगी जाती। जब वो 500 टन की फिरौती की खबर रोम में एक दिन में ही पूरे मुल्क में, पूरे देश में वो फैल गई, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, कि कोई ऐसा बंदा है जिसको लुटेरों ने, पायरेट्स ने पकड़ लिया है और 500 टन सोना मांग रहे हैं। तो वो किस लेवल का बंदा होगा अपने को तो पता ही नहीं, पता होना चाहिए। जिस जूलियस सीजर को 4 बंदे नहीं जानते थे, उसको एक दिन में पूरा रोम जान गया कि 500 टन सोना उसके लिए मांगा गया है। अब उन्होंने शुरू करी क्राउड फंडिंग कि भाई चंदा दो, बंदा लेके आना है। अब लोगों ने कहा अच्छा यार इतना इंपॉर्टेंट बंदा है जिसकी वैल्यू पायरेट्स ने, समुद्री लुटेरों ने 500 टन सोना लगाई है, बंदा तो अपने को चाहिए, ये तो कीमती बंदा होगा, अपने लिए कुछ करेगा। किसी ने 10 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम चंदा देना शुरू कर दिया। पब्लिक फंडिंग होने लग गई, क्राउड फंडिंग करते 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 400 टन क्रॉस कर गया, 450 टन हो गया। अब 50 टन शॉर्ट पड़ गया। अब जब पूरे रोम की पब्लिक ने डोनेट कर दिया तो राजा के ऊपर भी एक बाउंडेशन आ गई, मजबूरी पड़ गई। राजा को रिमेनिंग जो 50 टन 70 टन जो बचा वो कंट्रीब्यूट करना पड़ गया कि भाई मैं भी कुछ करूं, अब पब्लिक मेरी साथ में चली गई है। राजा ने रिमेनिंग पार्ट कंट्रीब्यूट कर दिया, 500 टन पूरा हो गया। उसके साथ ही 500 टन लेके पहुंचे लुटेरे, खुश, ये तो 500 टन सोना ले आए। उन्होंने 500 टन दिया, जूलियस सीजर को छुड़ा लिया। जूलियस सीजर अपने जो बंदे थे उनके साथ वापस रोम पहुंचा। पूरा रोम का 10 साल से बच्चे से लेकर के 70 साल का बुजुर्ग भी फूल लेकर के जूलियस सीजर को रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ है। सबके पर्सनल पैसे लगे हुए हैं उसको लाने में, सबने पैसे दिए हैं। आप कोई चीज पैसे दे के लाओगे, देखोगे तो सही क्या चीज है। हम सबने पैसे दिए हुए थे, सब खुद आए, पैसे किस पे लगाए देखे। 500 टन वाला बंदा सोने का, वो पहुंचा, पूरे रोम ने उसका स्वागत करा। राजा इनसिक्योर हो गया, ये तो पूरे रोम की पब्लिक जो मेरे लिए नहीं आती थी ये सारे बंदे उसके लिए आए हुए। कुछ महीनों में जूलियस सीजर इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि हर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर पर्सनली। राजा पे तो नहीं किया था, राजा से तो ले रहे थे पैसे। वो पॉपुलर हो गया, उसने राजा को चैलेंज कर दिया और राजा रिमूव करके जूलियस सीजर रोम का राजा बन गया। रोम की आर्मी आ गई, रोम की आर्मी लेके उन लुटेरों पे अटैक कर दिया। उनसे अपना 500 टन भी वापस ले लिया, उनका भी ले लिया। 500 टन प्लस जो उनके पास था वो भी ले आया। 1000 टन सोने का रिजर्व बना लिया रोम में, जूलियस सीजर उधर का राजा। उस 1000 टन से और बड़ी आर्मी क्रिएट करी, आसपास के 10-12 मुल्कों पे कब्जा कर लिया और रोमन एम्पायर क्रिएट हो गया। इसको पढ़ते हैं। अब वो रोमन एम्पायर उस टाइम तक का सबसे बड़ा तख्त रहा। ये है वेबलिन इफेक्ट। क्या? जूलियस सीजर की हैसियत थी 5 बंदों की सपोर्ट। उसने वहां से लुटेरे के पास आकर के बोला कि आप मांगो 500 टन सोना,
कीमत उसकी कितनी थी? 50 ग्राम 100 ग्राम सोना जो उन्होंने लगाई थी। मतलब कहता हूँ पैरेट को पता थी उसकी असली कीमत, उन्होंने ये लगाई थी ठीक है। 50 ग्राम 100 ग्राम सोना कितने मिल जाएंगे। जूलियस सीजर ने कहा नहीं 500 टन लगाओ। मतलब जूलियस सीजर ने अपनी वैल्यू खुद लगा दी 500 टन। किसी ने क्रॉस चेक किया इस पूरे प्रोसेस में कि है कि नहीं है? क्रॉस चेक तो हुआ ही नहीं। उसने अपनी वैल्यू लगाई, रोम के लोगों ने मान लिया कि 500 टन का बंदा होगा, इतनी वैल्यूएबल बंदा होगा। रोम के लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया तो पॉपुलर हो गया तो राजा को चैलेंज कर दिया, आर्मी आ गई, वो पैसे भी आ गए, आर्मी भी आ गई। यही चीज अरविंद केजरीवाल करता है अपनी बाय द वैल्यू। वे 500 टन ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 500 ਟਨ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ 500 ਟਨ सोना हो ही नहीं सकता, गप मार रहे ने समझाने के लिए उस टाइम टन भी नहीं रहा होगा, कोई और यूनिट रहा होगा। मैंने फॉर द ईज ऑफ की समझ आ जाए, मतलब आप ये समझो कि कितनी गुना उसने अपनी वैल्यू लगाई। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पे बैठ के अपने को पोर्ट्रे किया कि वो इंडिया का लीडर है, बल्कि उससे बड़े बड़े सूबों के लीडर बैठे हैं। महाराष्ट्र इज ए क्वाइट बिगर स्टेट, बट वहां तो वो क्लेमेंट नहीं बन गए। कांग्रेस के सीएम जो हैं अदर स्टेट्स के, वो दिल्ली से कई गुना पावरफुल और कई गुना बड़ी स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, बट वहां तो ये चीजें नहीं करी गई। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਲਫ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਫ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਫ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। इस करके केजरीवाल का कोई परमानेंट काडर या परमानेंट लीडरशिप नहीं है, क्योंकि वो पार्टी और लीडर ही ब्लफ का है। कंसोलिडेशन नहीं हुआ वहां पे, आपने लंबी लंबी फेंकी। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ उधर नया वोटर था, नया ब्लफ चलाया। बात समझो ना, नया ब्लफ। ਇਹ ਤਾਂ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹ। वो एक अलग कॉन्स्पिरेसी है, मैं अभी उस पर यहाँ छेड़ना नहीं चाहता। दिल्ली में ये जीते नहीं बिठाए गए, टेक्टिकली बिठाए गए, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। कि जो पार्टी, एक शॉर्ट में एक लाइन में खत्म करता हूँ इस सवाल को। 2014 के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस, दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी जीत जाती है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं जीतती। दिल्ली की विधानसभा होती है, इमीडिएटली कुछ महीनों बाद ये जीत जाते हैं। जो अल्ट्रा सियाने, अल्ट्रा स्मार्ट लोग बीजेपी की नेशनल इलेक्शंस को डिफाइन करते हैं और रिजल्ट ले आते हैं। फिर हरियाणा एक नाल दा सूबा जिधर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा रही, बीजेपी गवर्नमेंट कभी नहीं रही, वो उधर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली में आते ही वो महामूर्ख हो जाते हैं, बीजेपी। हाँ, वो महामूर्ख हो जाते हैं और आम आदमी पार्टी वहां इलेक्शन जीत जाती है। इतना सिंपल है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ गई। इनको ये खदशा और वहम है बहुत ज्यादा कि ये सरकारें बना जाते हैं, ये किसी के लिए प्रॉक्सी का काम करते हैं। ये प्रॉक्सी है। आज की डेट में पॉलिटिकल प्रॉक्सी वॉर हो रही है, सामने से नहीं है। आप अगर खुद अपनी दिल्ली में गवर्नमेंट बनाते हो तो आपकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी से और जल्दी आती है। और दिल्ली की गवर्नमेंट कोई रिलेवेंस रखती नहीं है, ना इधर उसके पास पुलिस है नहीं, कुछ है नहीं, हाथ पल्ले शोर मचाए जाओ, ताकि जो असली ऑर्गेनाइजेशन है वो गेम में ना आ जाए, वापसी कर जाए। एक प्रॉक्सी खड़ा करके रखो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ पॉलिटिकल प्रॉक्सीज प्रॉक्सी है, उनको लगता है कि वो आपको लग रहा है सामने कि वो बेसिकली शो रन कर रहे हैं, चीजें हो रही है। ਪਰ ਗੋਇੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬੀਜੇਪੀ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ मैं तो एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम्पल है, लेकिन कांग्रेस के लीडर ने या बीजेपी या अकाली इस दल तरह का फिनोमिनन कांग्रेस में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हो जाता तो अपने को दिख रही होती। नहीं, पर ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ,
ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਕੋਈ जितने ਪਾर्टी भी चीफ कांग्रेस मिनिस्टर नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे क्योंकि कांग्रेस में जितने भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, दावेदार हैं, उनकी कैपेसिटी अपने हलके की है। वो अपने आप को क्लेमेंट करते हैं कि 117 हलकों में वो लीडर हैं। अभी सीएम कैंडिडेट आप अपने आप को किस तरह मान रहे हो? क्या आपको 117 हलकों में 10,000 बंदा पर हलका जानता है? बता दे कोई कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो कि उसकी पल्ले 10,000 वोट है हर विधानसभा में। पैन पंजाब तभी तो सीएम कैंडिडेट हो गए। अपने हलके के अलावा दूसरे हलके में रैली करने की हैसियत नहीं है कांग्रेस के सीएम कैंडिडेटों की। सीएम कैंडिडेट इसीलिए तो कांग्रेस सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेगी। मैंने आपको पिछली इलेक्शंस में वो पिछली इंटरव्यू में ये बात बोली कि उनके जो लीडर अपने आप क्लेम कर रहे हैं वो अपने हलके के लीडर हैं। सीनियरिटी डज नॉट मेक यू सीएम कैंडिडेट। आप सीनियर हो, सीएम कैंडिडेट और सीएम मटेरियल एक होता है कि सीएम कैंडिडेट बन जाना, एक होता है सीएम मटेरियल भी हो या नहीं हो। दोनों नहीं है, ना आप कैंडिडेट हो ना मटेरियल हो। रीजन ये कि आपके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर कोई आधार कोई बेस है ही नहीं। इसीलिए तो आपके लीडर ने आपको कह दिया ना कि टीम की तरह काम करो। कोई कप्तान है ही नहीं आपके यहाँ। कप्तान की कैपेसिटी आपने डेवलप ही नहीं करी, क्योंकि आप लोगों के मसले उठाओगे पैन पंजाब तभी तो लीडर बनोगे। मसले उठाने की कैपेसिटी नहीं है। आप सीएम कैंडिडेट की बात करते हो। ये सीएम कैंडिडेट जितने हैं इनके पास अपने हलके में 25,000 वोट नहीं है अपनी। मैंने सर्वे कराया हुआ, रिपोर्ट कराई हुई है। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कोई अकाली दल का सपोर्टर नहीं हूँ, ना इधर हमारा अकाली दल से कोई लेना देना। बट उनका सीएम कैंडिडेट जो हो सकता है उसकी अपनी है 25,000 वोट लंबी है। कांग्रेस में जिनकी वोट 20-25,000 है उनको खोडे लाइन कर दिया होगा। वो उस गेम में ही नहीं गिने जाते होंगे। तो यही चीज आम आदमी पार्टी के साथ भी है। आज की डेट में आप बोलो भगवंत मान की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-25,000 वोट है, 15,000 से ऊपर वोट हो तो जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवंत मान की इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लड़के देख ले, कुछ नहीं। पर भगवंत मान ने थ्रू व्हाटएवर थिक्स एंड थिन्स ही हैज बीन थ्रू, नहीं मैं सिर्फ भगवंत मान ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਰਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ 2013-14 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ, 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਥਰੂ, ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਟਰਮਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਲੇਡ ਦ ਰੋਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਯੂ ਕਾਂਟ डिस्काउंट हिम। मैंने ये नहीं कहा लीडर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा सीधा और स्पष्ट मुद्दा ये था कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 से 25,000 इंडिविजुअल वोट है या नहीं है? तो मेरा जवाब है नहीं है। रीजन ये है कि थोड़ा दावा है, नहीं मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। लोकसभा इलेक्शंस हुए मुख्यमंत्री बनने के बाद, बाई इलेक्शन हुए उस सीट पे, क्या हुआ रिजल्ट, कौन जीता? सिमरजीत सिंह मान। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। भगवंत मान का फैक्टर किधर गया फिर? अगर इतना ही बड़ा लीडर है, चीफ मिनिस्टर भी उस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री है, आप मेरे को बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एग्जाम्पल दे रहे हो। मैं आपको उससे बड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद 92+ MLA थे, सरकारी अमला, सारा सिस्टम। बंदा कौन जीता? जिसका रिकॉर्ड है जमानतें जब्त कराने का, जो मतलब जिसका रिकॉर्ड है पिछले 20 साल तो जमानतां जब्त होती आ रही है, उसका रिकॉर्ड है, एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसको अदर देन दैट सेगमेंट बंदे वोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट का एक पीक कर गया ना, और तब तो सरकार बने भी कोई बहुता टाइम नहीं हुआ, तो कुछ महीने हुए से। बट इवन आई डोंट थिंक दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव। वो भी ये कहना कि ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, I consider it as a referendum on chief minister।
ये रेफरेंडम है। यू रीजन आर क्या? बीइंग वेरी सिलेक्टिव ना, नहीं, यू आर नहीं। बीइंग बायस्ड हियर। नहीं, नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਰਪਸਲੀ ਉਹਦੀ मैं- ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ मैं ਲੂਜ਼ इनको विकेट बहुत थे। पहले से जानता हूँ। 2014 जब ये पहली बार मुख्यमंत्री 2014 जब ये पहली बार एमपी बने, वो इलेक्शन मैंने ही लड़ाई थी। उस इलेक्शंस के पहले ये जितनी इलेक्शनें लड़े ये हारे थे। अंडर माई कैंपेन ही वन फर्स्ट लोकसभा सीट, मेरी ही लड़ाई हुई है। क्या लगता उसमें कले थोड़ा ना जीते सी, और भी तो नहीं, जीते सी नहीं, ना। 4 जीते थे, चार मतलब जीते सी। जो पहली इनकी गांधी जीते परफॉर्मेंस सीगे। थी पॉजिटिव, वो मेरी लड़ाई हुई थी 2014 की। अब उस टाइम पे ये पीपीपी में थे और पीपीपी का मर्जर कराना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी में, जिसको मैंने काफी जोर शोर से इसकी मैंने लिखी दी गई और रुकवाया भी था कि ये मर्जर ना करो। फिर हुआ कि इंडिविजुअली इनको शामिल करा लेते हैं, तो इनको इंडिविजुअली शामिल मनीष सिसोदिया ये लोग इनकी फेवर में थे कि मैंने कहा ठीक है इंडिविजुअली कराना है आप करा लो, लेकिन पार्टी का मर्जर मत कराओ। तो मैं उस पे पॉइंट पे कमेंट आपके किसी पे नहीं किया कि उन्होंने काम नहीं किया या वो लोगों में नहीं गए। मैं या लोगों से लीडरशिप नहीं की गल कर रहा भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਾਈ नहीं, बतौर चीफ मिनिस्टर आप लीडर मान ਤੁਸੀਂ सकते ਰਿਜ਼ਲਟਸ हो। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੋ। आप बतौर चीफ मिनिस्टर लीडर मानो, डेफिनेटली मानो। मेरा क्राइटेरिया अलग है। मेरा क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिविजुअल कितनी वोट है, ठीक है। इनकी अभी रिसेंट आदमपुर रैली हुई, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट निकलवा लो आप, मेरे पास वो भी है। मेरे पास वहाँ ऑफिसर्स की भी रिपोर्ट है जो वहाँ मौजूद थे। पर ये भक्ति कला 50% लोग उस मौजूदा रैली में उठ के चले गए थे। चीफ मिनिस्टर की बोलने शुरू होते ही 50% लोग वहां से उठ गए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਰਦਾ है। नहीं, प्रकाश सिंह बादल कब हारे? 22 में प्रकाश सिंह बादल अपना इलेक्शन हारता है लंबी तो, सुखबीर सारे हार गए ਸੀਗੇ। मतलब मौका, इलेक्शन, हालात, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ अपनी जब इलेक्शन सकते फर्स्ट हैं। टाइम ही हारे प्रकाश सिंह बादल। हाँ, लेकिन कहने का मतलब बड़े बड़े लीडर हारे जो सोच नहीं सकते थे, वो लीडर हारे। सो ये हारना जितना था एक फेज है, नहीं। लेकिन दूसरा है कि थोड़ी कंसिस्टेंट स्टैंडिंग ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਤਾ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਕॉज ऑफ द प्रोसेस through which he has been through। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप पैन पंजाब लीडर होते हो तो आप ओनली लीडर नहीं होते, आप लीडरों के लीडर होते हो। मैं टर्म को और वाइफरकेट करता हूँ। लीडर है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या जिले का, या एमएलए हल्के का, या जिले का लीडर है, या अपनी लोकसभा सीट का लीडर है। जब आप चीफ मिनिस्टर लेवल पे बात कर रहे हो तो वो लीडरों का लीडर है। ही इज अ लीडर ऑफ 117 सीट्स। उस नजरिए से देखेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है तो वो और बड़ा लीडर है, वो चीफ मिनिस्टर्स का लीडर है। अब जब लीडरों के लीडर की आप बात करते हो 117 हलकों की, मैं वहां पे क्राइसिस महसूस करता हूं कि वो क्राइसिस है। उधर तो अपने पिछली डिस्कशन में ये डिस्कस किया कि हैं 7, 8, 10, 15 बंदे हैं जो हैं, आपने कहा ना चंद हैं, मुट्ठी भर हैं, बट हैं। बट जब आप पैन पंजाब बात करते हो तो आपको चाहिए लीडरों का लीडर, वो नहीं है किसी पार्टी के पास। इसलिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो रहा, इसलिए केजरीवाल साहब दोबारा आप भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने में डिले कर रहे हैं। ये वो पार्टी है जो सबसे पहले ढोल बजाती है, दूल्हा डिक्लेयर करो, दूल्हा डिक्लेयर करो, दूल्हा डिक्लेयर करो। अब चुप्पी है। पर अभी टाइम दो ना। अरे ये हल्ला मचा देते हैं, ये चलो हल्ला। लेट्स वेट आप फॉर द पास राइट निकाल टाइम। के देखो, चलो ठीक है, वेट करते हैं। चलो नहीं, वो तो अभी पेच फंसा हुआ है। 2 डिप्टी सीएम भी तो वो बनाने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। इफ दे हैव कॉन्फिडेंट तो वो 2 डिप्टी सीएम क्यों बनाना चाह रहे थे अगर वो कॉन्फिडेंट है? मैं आपकी इंटरव्यू में कहता हूँ कि दे शुड डिनाई कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर नहीं दिया, मैं एविडेंस दिखा दूंगा। अच्छा, मना कर दें वो। ये क्या दो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, दैट वाज अ पावर बैलेंसिंग फॉर्मूला। पावर बैलेंसिंग, और कि जो लीडरशिप क्राइसिस है उसको काउंटर करा जा सके, टू क्रिएट 2-3 चेहरे और प्रमोट कर दो स्टेट लेवल पे, ताकि गुस्सा या एक बंदे पे ना आए, डिवाइड हो जाए। पावर का तो इंटरनल उनका फिनोमेनन सारी पार्टियों का हो चुका है। कांग्रेस में भी होता था कि वर्किंग प्रेसिडेंट किसको लगा दो जी, डिप्टी सीएम 2 फिर लगे ना कांग्रेस नहीं तो यही अटेम्प्ट कांग्रेस में हुआ था। अगर आप ये कह रहे हो
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ बैलेंस कर दो, एक हिंदू दे दो, है ना, ऑल दैट जट देना है, दलित देना है, वो तो सारी पार्टियां यही कुछ कर रही हैं, करना चाहती हैं, उनको लग रहा है, सब पार्टियों को लग रहा है। आम आदमी पार्टी को आप सारी पार्टियों की निगाह से देख सकते हो। आम आदमी जो बाकी सारी पार्टियां हैं वो एक मिनट, हमाम में सारी मैं एक लाइन दे रहा हूं, इनको उस हमाम से वो बाकी सारी पार्टियां कह के नहीं आई कि हम इनकलाब करने आए हैं। आम आदमी पार्टी कह के आई हम इनकलाब करने आए हैं। आप ये नहीं कह सकते, आप दोनों जगह स्पेस नहीं ले सकते कि हम तो आश्रम खोलने आए थे, हमने ठेका खोल लिया। और किसी ने नहीं कहा हम आश्रम खोलने आए थे, इन्होंने बोला था हम आश्रम खोलने आए हैं। आप बात चेंज की, बदलाव की कर रहे हो, तो इसलिए सवाल आपसे ज्यादा होंगे। दूसरे जब बदलाव की और चेंज की बात करेंगे ना, तो उनसे इससे ज्यादा औखे सवाल हो जाएंगे। इसलिए सवाल ज्यादा है कि आपने मॉरल हाई पे थे आप, मॉरल हाई पे थे, अलग आपने अपनी नैतिकता के पैमाना इतना ऊंचा कर दिया और उसको इतना ढोल जो आपने कहा सारे चोर हैं, आपने कहा सारे चोर हैं, हम सही हैं, तो आपसे सवाल ज्यादा होंगे ना। मैं अभी उन चीजों पे तो आया ही नहीं कि अमित शाह जी ने सीएम पंजाब को बुला के क्या कहा था डीआरआई की रिपोर्ट के बाद। शरारती ने बहुत हिमांशु जी, मैं पहले भी कैसे ना कोई बहुत चीज़ां ने दस दे नहीं अगे पीछे, तो ऑफ रिकॉर्ड तो इशारा कर जाते ने, तो वो चीजें तो अभी आई नहीं ना, खुली नहीं। तो वो डिप्टी सीएम क्यों लगाना चाहते थे? डीआरआई की रिपोर्ट में क्या है? डीआरआई की कुछ पार्शियल एजेंसियों की रिपोर्ट्स आई, तो पंजाब में जो हालात हरकतें हो रही हैं वो हम देख रहे हैं, जो एक्शंस हो रहे हैं। अब आप चीखे मार रहे हो कि ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया रेड्स के बाद, तो पिछले 3 साल से आप क्या कर रहे हो? जो पत्रकार कुछ छाप दे बंद, जो पोर्टल कोई न्यूज में चला दे उसका कॉपीराइट, जो कुछ कर दे वो। आप तो डिक्टेटर्स के भी बड़े डिक्टेटर्स बने हुए थे। बिल्कुल, ये फैक्ट है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿਦ ਆਲ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। फ्री एक्सप्रेशन, मीडिया जेबां च पा के इश्तिहारां दे जरिए ट्राई टू यू नो। अब उसके बाद जब आपके साथ कुछ चीजें हो रही हैं जिसके अभी एविडेंस आने हैं, तो आप पहले ही उनके ऊपर डिनाई कर रहे हो, ये चीजें कर रहे हो। बट यू हैव ब्रॉट इट टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੂ ਆਈਡ ਜੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਹੇ ਐਮਪੀ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਲ ਐਂਡ ਅਰੋੜਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਮਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੈਂਤੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਰਟੀ ਯੂ ਨੋ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2016-17 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਰਿਵਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਬੀ ਚਲੋ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਦੱਬੀ ਚਲੋ केस। ਹੁਣ विजिलेंस ब्यूरो चन्नी के खिलाफ तैयार बैठा है, क्योंकि लोगों के लिए इन मौजूदा सरकार के पास एजेंडा नहीं है कोई। आपके 4 साल से ज्यादा हो गए सरकार में आम आदमी पार्टी के। एजेंडा ये है सुखबीर ने ये करता, सुखबीर ने वो करता। तो 4 साल आपने क्या करा? मेजॉरिटी ऑफ स्टेजेस से सीएम पंजाब इज टारगेटिंग अकाली दल। हाँ, वो बड़ा मैंने सरप्राइजिंग लगता है। ये भी वेबलिन इफेक्ट है। आप अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग ऐसे कर रहे हो कि 2 चीजें कर रहे हो। एक तो डेविएट कर दे रहे हो कि आपने पिछले 4 साल में क्या करा। आपको बदलाव वालों को तो अपनी स्टेज पे ये बताना चाहिए कि हमने ये बदल दिया, ये बदलाव ले आए, ये बदलाव ले आए, ये बदलाव ले आए। ये रेवोल्यूशन आ गई। नहीं, वो रिकॉल करवा रहे ने भी पिछले वाले की माड़ा करके गए। वो हाँ, दसन ऐसा नहीं कि इन्हां कोल दसन ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 22 की इलेक्शन इन्हां कोल दसन ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 1500 ਦਿੱਤੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਊਂਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਲਿਖ। इन्होंने उसके सर्वे कराए, वो एजेंडा काम नहीं कर रहे लोगों में, इसलिए नहीं बोल रहे, इसलिए नया कंटेंट लाए। वो 10 लाख ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ 10 लाख रुपए वाले जो हेल्थ हेल्थ की बात कर रहे हैं आप, वो एक्सपोज ऑफ हो गई क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में चल नहीं रहा और 10 लाख का है ही नहीं। वो आपके किसी कोई बीमारी हुई तो उसमें 1.5 लाख है, किसी में 2 लाख है, किसी में 3 लाख है। 10 लाख का वो है ही नहीं। और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर डिनाइंग
मैं कल ही न्यूज़ में देख रहा था, पेशेंट जा रहे हैं हॉस्पिटल, उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे। तो वो प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। हजार वाला सारी बातें हैं, अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, अभी तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का डीए बकाया देने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया कि ये पहले प्रायोरिटी पे दो। तो वो जब वो डीए का और ये सब बकाया पैसा दे देंगे तो 1000 रुपए देने के लिए कहाँ से आएगा पैसा? वो तो उधਰ का ही पैसा तो उधਰ का ਉਹਨੇ ਪਾਇਲਟ ਆਪਣੀ 8-9 ਹਲਕੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਬਿਟਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਿੜਬੇ ਪਹੁੰਚ, ਜਿੱਥੇ भी। हाँ, बट ये डीए वाला उनके सर पे नया आ गया ना, वो तो हाई कोर्ट ने डेडलाइन फिक्स कर दिया कि आपको 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। हाँ, वो कहते कर्जा खत्म करने आए थे, बदलाव। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਸਸ ਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਭਜਨ ਲਾਲ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਈਵਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਚਲਵਾਉਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ मतलब। अच्छा, आप ये बात इस बात से एग्री करते हो कि मुख्यमंत्री 117 हलकों का लीडर होता है या पंजाब का लीडर होता है? हाँ, मतलब होना चाहिए उसਨੂੰ आइडली, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਮੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਮੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 117 एमएलए उसके होते हैं, ठीक है, चलो उसकी पार्टी में खटपट है या उसकी नहीं बनती लीडरशिप से, फिर भी 10, 15, 20 एमएलए तो एक सीएम के साथ होंगे। हाँ, नहीं ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਮਝੋ ਤਾਂ 60 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ 60 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30-35 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਨ ਦੈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਠਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ 'ਚ। ਬਟ ਉੱਥੇ 35-40 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ, ਅਸੀਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 58, 59 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, 59 ਚੋਂ 117 ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ 59 ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ 117 ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? मौजूदा एमएलए मुख्यमंत्री के पास 5 एमएलए नहीं है रितेश जी। बेचारा अस्पताल भर्ती हो गया, 4 एमएलए देखने नहीं गए, 8-9 महीने पहले की बात है। तो ऐसे हालात हैं। आपके तो लीडर है, 5 एमएलए, आप करेंगे 30, 35, 25, मैं कह रहा हूँ 5 एमएलए मुख्यमंत्री पंजाब को उसकी पार्टी के विजिट करने नहीं गए अस्पताल। पर प्रॉब्लम लीडर दी बात है कि पार्टी दी बात है? दोनों है। पार्टी की प्रॉब्लम तो पार्टी है ना। आपका पहला सवाल पे आता है। पहला सवाल था कि इस तरह के लीडर नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को इस लेवल के बंदे चाहिए नहीं। अपन ने पिछली डिस्कशन में डिस्कस किया कि एमएलए क्यों नहीं बन पाते लीडर। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट या स्टेट के जो लीडर्स हैं, या स्टेट हेड है, या स्टेट का जो प्रेसिडेंट है, नेशनल पार्टी है तो स्टेट, रीजनल पार्टी है तो नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, एक ही बात होगी। उनको इस तरह के बंदे नहीं चाहिए एमएलए हलकों में जो अपने दम पे इलेक्शंस जीत सके। अगर वो अपने दम पे इलेक्शंस जीतेंगे तो वो यस सर नहीं बोलेंगे, वो अपने वोटर्स की और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो मेहरबानी से नहीं जीत रहे। पास्ट में ऐसे एमएलएज रहे जो अपने दम पे जीतते रहे और वो चैलेंज भी करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये परसेप्शन बैटल में वो इंडिविजुअल्स पीछे रह गए और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में उन लीडर्स की बनती नहीं है। ये भी अपने डिस्कस किया है। उन एमएलएज की जो अपने दम पे इलेक्शन जीत सकते हैं,
कांग्रेस में जो बंदे इंडिपेंडेंट या अपने दम पे जी सकते हैं उनकी हाईकमांड से नहीं बनती। ठीक है। आम आदमी पार्टी में भी जो 2-4 गलती से ऐसे बंदे आ गए जो अपने दम पे कोई हैसियत रखते हैं उनकी नहीं बनती। अकाली दल में भी जो इस तरह के पुराने लीडर थे उनकी नहीं बनती, सुखबीर बादल से, प्रकाश सिंह बादल से, वो उनके लिए चैलेंज हो जाते हैं। नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एब्सोल्युटली। यही चीज बीजेपी में होती है। बीजेपी में और बड़े लेवल पे होती है, वहाँ चीफ मिनिस्टर ही नहीं चलता। ठीक। तो पार्टीज को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पल्ले कोई एमएलए ना हो, वो खुद भी मेहरबानी से ही जीता हो। मैं आपको यही तब एक्सप्लेन कर रहा था कि लीडरों का लीडर नहीं बनाया उन्होंने। चीफ मिनिस्टर इज लीडर्स ऑफ लीडर, लीडरों का लीडर है। तो उन्होंने बनाया एक लीडर। आप कह रहे हो लीडर है, हाँ लीडर है, लेकिन लीडरों का लीडर नहीं है। सीएम चाहिए लीडरों का लीडर। ਲੈਟਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੇਮ ਕਰੀਏ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਯੈਸ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਯੈਸ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੈਨ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਹੂ ਨੀਡਸ ਲੀਡਰ ਦੈਨ? पंजाब की क्राइसिस ही यही है कि पंजाब के पास लीडर ही नहीं है। अगर हमारे पास चाहिए भी किन्हू है? अगर मैं अगर अगर वोटर्स के पास 117 लीडर हों अपने नुमाइंदे, तो लोगों के मसले प्रायोरिटी पे सॉल्व हो जाएंगे। नौकरियों का मसला सबसे बड़ा मसला है स्टेट का, पार्टी उठाती नहीं। जॉब्स का सबसे, आप सर्वे करा लो, आम आदमी पार्टी वाले 35 करोड़ का सर्वे करवा रहे हैं, सरकारी करा रहे हैं। हाँ, सरकारी। किस चीज का? अपने इलेक्शंस के लिए, बट सरकारी करा रहे हैं उसको कवर अप करके। ठीक है, वो सर्वे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टी, मीडिया दायरा सर्वे करा ले। सबसे बड़ा पंजाब का इशू है जॉब्स। ओपिनियन पंजाब ने भी लगभग 70-1,000 लोगों का रिव्यू लिया है अक्रॉस स्टेट, इसमें जॉब्स, यस, जो ओपिनियन पंजाब की रिपोर्ट आई उसमें टॉप प्रायोरिटी पे जॉब्स का इशू है, सबसे बड़ा इशू है। पार्टियां बोलती उस पे सारी हैं, करके राजी नहीं, प्रायोरिटाइज नहीं है ना। प्रायोरिटाइज एडवर्टीजमेंट्स, कैंपेन्स, ये सारी चीजें सरकार में बने। जो भी पार्टी सरकार में आ रही है पिछले 10 साल से, 15 साल से, वो सरकार में आने के बाद डे 1 से ये पॉलिसी बनाती है कि मुझे अगली बार सरकार कैसे बनानी है, और उसमें लोगों को कंफ्यूज करती है। अगर आप लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने लग जाओ तो आपकी सरकार जाएगी ही नहीं कभी। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਟ लाइनमैन्स के लिए ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, बिजली ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जो इवेंट्स हो रहे ने, वो सब नहीं। बिजली महकमे में लाइनमैन्स की कुछ 1000 जॉबें निकली थी कुछ दिन पहले, परसों चौथ, कुछ दिन पहले, कल या परसों को कैंसिल हो गई, वापस ले ली। अमूमन यही हाल बाकी डिपार्टमेंट्स का भी है। मैंने आपको शुरू में कहा 1% काम करते हैं, 100x दिखाते हैं। ठीक है, 100 दे दी, 50 दे दी, वो भी डिपार्टमेंटल है। ऑलरेडी कच्चे मुलाजिम थे, वो पक्के कर दिए, नई जॉब कहाँ क्रिएट कर दी? कच्चे पक्के कर दिया आपने। ठीक है, चलो उनकी कम सैलरी थी, अब बढ़ गई, चलो अच्छा है, कोई काम हुआ, लेकिन नई जॉब्स नहीं आई। वो कहीं ना कहीं उनको कुछ तो मिल रहा था भी। पंजाब इसे एग्रीगेट, वो ਜਿਹੜਾ क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, इट्स नॉट स्टैंड बाय करता है। हर आप आकर के एमएलएस को पता है ये प्रॉब्लम, डेफिनेटली पता है, बट जान नहीं है कहने के लिए, करने के लिए। मुख्यमंत्री को भी पता होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के पास फैसला लेने की कोई अथॉरिटी या पावर ही नहीं। दूसरा भी फैसला, फीडबैक, ये सारियां चीज़ां तो अगे सोल्यूशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हल की है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्टी या कोई सरकार नौकरियां नहीं देगी, देना चाह रही होएगी जे ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ नहीं ना हो सकता भी जानबूझ के ਤੁਸੀਂ नौकरी नहीं दे रहे। प्रायोरिटीज नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। अब आपके पास बजट एक लिमिटेड है, अब उस बजट को या तो नई जॉब्स क्रिएट करने में लगा लोगे, या तमिलनाडु में अपनी पार्टी की और सरकार की एडवर्टीजमेंट करने में लगा दोगे। अब आपके पास घर में 500 रुपए हैं, अब 500 रुपए को यूटिलाइज करने की अथॉरिटी आपको दी गई है। अब या तो उस 500 रुपए से आप शोशेबाजी कर लो, तमिलनाडु में, केरल में, दिल्ली एयरपोर्ट पे आप एडें लगा लो, अपनी चैनलों पे दिखा लो, या उस पैसे से नई गवर्नमेंट की PSUs क्रिएट कर लो, उनमें जॉब्स दे दो। दो चीजें हैं। आपने चुना दूसरा वाला, आपने अपनी मशहूरी करनी है दूसरी स्टेटों में, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव है। इश्तिहारबाजी, मशहूरी नाल ਤੁਹਾਡੀ सरकार वापस आएगी। नौकरियां नाल आनी तो चाहिए है वैसे, बट लगता नहीं शायद सरकार वो उस पर प्रायोरिटी नहीं ना, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका गोल वही है, वेबलिन इफेक्ट वाला, वो माहौल दिखाना है। तमिलनाडु में या दूसरी स्टेटों में, गुजरात में माहौल दिखाना है
कि पंजाब में इतने लाख नौकरियां दे दी, इतने लाख ही कर दिया, इस चीज़ का इश्तेहार ऐड गुजरात में लगाई जाएगी। पंजाब में नौकरियां नहीं, क्योंकि अब वो गुजराती पंजाब आके तो पूछेंगे नहीं जी क्या हुआ। ऐसी गुजरात मॉडल सेल हुआ था, गुजरात मॉडल पूरे इंडिया में चला, लेकिन अब कोई बंदा गया तो है नहीं गुजरात मॉडल देखने के लिए कि क्या था। तो वो मॉडल है, वो वहां चिपका दिया ले जाके। तो वो प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म, वो अपनी मशहूरी वाला जो मैकेनिज्म है, वो इम्प्लीमेंट करने में ही सारे रिसोर्सेज आपने लगा रखे। कुछ ऑफिसर्स मेरे को बता रहे थे पंजाब के ही, कुछ IAS कि 5-5, 4-4 करोड़ के बिल्स आते हैं टेंट के पास होने के लिए। कॉस्टिंग उनकी 50 लाख है, 1 करोड़ रुपए वो पास नहीं कर रहे। इसीलिए तो ब्यूरोक्रेसी इनके साथ नहीं चल रही। IAS इनके साथ नहीं है, PCS इनके साथ नहीं है। पीछे PCS एसोसिएशन इनके ऊपर, PCS एसोसिएशन पंजाब सरकार के ऊपर केस करके जीत गई है। कुछ प्रमोशंस का झगड़ा था इनका आपस में। आंगनवाड़ी इनके खिलाफ है, उनको फोन्स देने थे इतने टाइम से जो वो अपना वर्क करते हैं आंगनवाड़ी का। पीछे उन्होंने स्ट्राइक का भी अनाउंस किया। कुछ ऑफिसर्स इन्होंने सस्पेंड भी किए कि नहीं खरीदे, नहीं करे कुछ। तो 4 साल से कर क्या रहे? जो रेगुलर काम है गवर्नमेंट के, जो डे टू डे प्रोसेस में है, वो तक ऑफिसर्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये उनमें ऐसे ऑर्डर्स देते हैं कि ऑफिसर्स अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो वो क्यों फंसे उसमें? बिल्कुल। आपने कल को चले जाना है, आप गलत कितने साइन करा लोगे? तो वो नहीं करना चाहते। शायद ही किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे कोई, हर जगह ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कहीं ना कहीं मिलते हैं, बात करते हैं कि आप सही एजेंडा उठा रहे हो, बट ये हो रहा है अंदर, ये हो रहा है। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਫੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई चार्ज नहीं दिते गए ऑफिसर्स, कैपेबल ऑफिसर्स। अब आप लीडरशिप, आप ब्यूरोक्रेसी में आपने लीडरशिप खत्म कर दी, वहां अपने प्राइवेट बंदे ले आए ਦਿੱਲੀ ਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ DGP ਨੇ, देयर आर ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਹਾਊ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਟਸ ਨਾਟ देयर। तो ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਾਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਮਸ ਐਂਡ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। पैरालाइज कर दिया है पूरे सिस्टम को। पॉलिटिकल पार्टीज में तो होता है, सब में है। जब वो पैरालिसिस सरकार में आ जाता है तो वो बड़ा डेंजरस है। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग में मतलब IAS में लीडरशिप मिसिंग है, कोई स्टैंड नहीं है किसी ऑफिसर का कि भाई कोई ले ले, क्योंकि वो ऑर्डर्स ऐसे हैं कि वो माने नहीं जा सकते। तो हर ऑफिसर ये चाहता है इनकी गवर्नमेंट में कि उसको साइड पे कर दिया जाए, कि मेरे को फैसले नहीं लेने, ये डिसीजंस नहीं लेने, मेजॉरिटी ऑफ देम। इन्होंने नया ट्रिक निकाला फिर कि नए नए ऑफिसर्स जो आ रहे हैं IAS IPS, उनको प्रोमिनेंट पोस्ट पे बैठा दिया, बल्कि उससे 5 साल 6 साल सीनियर बैच के ऑफिसर्स वहां बैठे हुए थे पहले, ताकि ये कम से कम कंट्रोल में आ जाए, ये नए हैं, क्योंकि वो तो आ नहीं रहे कंट्रोल में। तो ना ब्यूरोक्रेसी, इनके साथ ब्यूरोक्रेसी की लीडरशिप इन्होंने खत्म कर दी। स्टेट को लीडरशिप चाहिए, स्टेट को IAS की लीडरशिप चाहिए, स्टेट को IPS की लीडरशिप चाहिए, स्टेट को PCS की लीडरशिप चाहिए, स्टेट को पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, स्टेट को MLAs की लीडरशिप चाहिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में मेयर्स की लीडरशिप चाहिए, चेयरमैन्स की लीडरशिप चाहिए, मुख्यमंत्री की लीडरशिप चाहिए। सारी लीडरशिप ही पैरालिसिस में है। किसी के पास कोई फैसला लेने की पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में क्राइसिस ये है कि लीडर नहीं बनने दिए जा रहे हल्के के, कि 15,000 20,000 वोट का बंदा नहीं क्रिएट हो रहा जो अपने दम पे इलेक्शन जीत के लोगों के मसले आगे रख सके, प्रायोरिटाइज कर सके। क्योंकि जब आप 15 से 20,000 वोट के नुमाइंदे हो गए पर्सनली, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे भी और सॉल्व करने की पहल भी करोगे, क्योंकि आपको पता है मैंने बाय नेम बाय फैमिली जानता हूं, मैंने ये जोड़ रखे हैं परिवार अपने साथ। तो डेफिनेटली आपके लिए प्रायोरिटी वो होंगे, तभी 15,000 20,000 बंदे जुड़े। जब आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है तो वो जुड़े ही नहीं। तो ना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो चलो MLA कैंडिडेट्स नहीं किए, CM कैंडिडेट नहीं किए। जब ऐसी नॉन लीडरशिप की पार्टी पावर में आ जाती है तो वो बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर देती है कि पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है।
जैसे आपने भी बोला चीफ सेक्रेटरी डीजीपी, मतलब कुछ है ही नहीं, सब कुछ डमी है। एक प्राइवेट बंदा चीफ सेक्रेटरी उसके पास फाइलें लेके जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडरशिप नहीं क्रिएट कर जा रही, ये उनका इंटरनल मसला है जो हमने डिस्कस किया। लेकिन जब आप गवर्नमेंट की लीडरशिप खत्म कर दे रहे हो तो स्टेट चलाएगा कौन? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ اخلاق ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਟਸ देयर ओन मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स ना। दोनों तरह के लोग हैं वहाँ पे, कुछ नहीं जा रहे, कुछ बैठे हैं। जैसे अब हमने जिक्र किया कि बहुत बिना पोस्टिंग के बैठे रहे बहुत टाइम, तो वो नहीं गए। बहुत सारे अभी भी नहीं गए, इसीलिए इन्होंने नए बंदों को उठाना शुरू किया ना, जो नए ऑफिसर्स आए, कि उनको पोस्टिंग में बिठा दो ताकि ये नए नए हैं, साल 2 साल पुराना बैच है तो ये सुन लेंगे हमारी। ये रीज़न हुआ क्योंकि पुराने उन्होंने कुछ दुनिया देखी हुई है, कुछ अकल है, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। कम से कम नॉर्मल सड़कों की रिपेयरिंग ही करा लें। जब वो रिपेयरिंग कराने के लिए भी आप उसमें गलत चीज़ें पुश करोगे तो वो बैक करेंगे ही करेंगे। तो लीडरशिप क्राइसिस नॉट ओनली डैमेजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, बट यहाँ पे वो सरकारी तौर पर स्टेट की डेवलपमेंट को भी डैमेज कर रही है। अगर लीडरशिप होगी तो आपको अच्छे एमएलएज, अच्छे एमपी, अच्छा मुख्यमंत्री तो मिलेगा ही, अच्छी ब्यूरोक्रेसी भी मिलेगी, अच्छी गवर्नेंस भी मिलेगी। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡਹੌਕਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਡਹੌਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਰੂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਨੋ ਆਫਿਸਰਸ, ਵੀ ਨੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ रूल बना के चलती ने, बिकॉज ਉਹਦੇ 'ਚ अल्टीमेट पावर है, कंट्रोल है, बेसिक गेम कंट्रोल दी है। जब आप कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर जाते हो लोगों के बीच में, तो अगली ऑर्गेनाइजेशन ये जो पार्टी इन पावर आएगी, एक तो उस पर ये तहमत नहीं आई कि उसने ये तोहमत नहीं आई कि उसने ये क्रिएट किया सिस्टम, बट उसका जो फायदा और जो जूस है वो पिएगी। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਤੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਲਾਤੇ ਗਏ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ फॉलो किया, एंड आज आम आदमी पार्टी इज फॉलोइंग इट। सारी इस प्रॉब्लम की जो रूट है लीडरशिप क्राइसिस है। अगर पंजाब के पास अपने विधानसभा हलकों के लीडर हों तो ऐसे निकम्मे जीत नहीं सकते इलेक्शन, ना उनको वोट पड़ेगी, ना पार्टियां उनको टिकट देंगी। पार्टियों की वो बंदे मजबूरी बन जाएंगे जिनके पास 15 से 20 हज़ार वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जब आप 20 हज़ार वोटर्स के साथ तालमेल में हो, उनके साथ जुड़े हो, तो आपकी प्रायोरिटी वही है, वही मसले आप उठाओगे। आपको कोई पार्टी के एजेंडे से मतलब नहीं होगा। आपने सीधे अपना एजेंडा रखना है, ये मेरे हल्के के ये इश्यूज हैं, ये सॉल्व करके तो बाकी देखी जाएगी क्या है। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम के लिए दोषी लोग भी हैं। मैं ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। इस पे एक पॉलिटिकल टर्म में मतलब 70-80 एमएलए अपने जो टच में हैं, जो अपन ने क्रिएट किए पिछले 15-16 साल में, लड़ाए जिताए, उसमें से 50 से ऊपर एमएलए का एक डायलॉग है, स्पेशली पंजाब के सारे मेजोरिटी एमएलए, कि एमबीए कर रहे हैं। एमबीए आज पब्लिक में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बिरादरी में एमएलशिप में एमबीए कहा जाता है, मैरिज भोग अंतिम अरदास।
हर वोटर जिसने थोड़ी बहुत भी हेल्प कर दी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए की, वो कहे मेरे घर की मैरिज हो, ब्याह हो, अंतिम अरदास हो, भोग हो, एमएलए आना चाहिए। काम कोई करे या ना करे, इन 3 में से एक भी प्रोग्राम मेरे घर पे है तो ये आना चाहिए। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਹਾਂ। ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ, 70% टाइम एमएलए इसका इनको अटेंड करने में लग जाता है। 70% टाइम वो नहीं जाते हैं तो उनको लगता है ये वोटर रुस जाएंगे। कुछ एमएलए हैं जो काम करना चाहते हैं बट वो एमबीए कर रहे हैं, मैरिज भोग अंतिम अरदास मेरे से बात करते हैं, बताते हैं कि करें कब कुछ पॉजिटिव काम। तो वोटर्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि 75-80 साल हो गए, क्या आपने ये शादी ब्याह में ही बुलाना है एमएलए या उससे कुछ काम भी कराना है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰੂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਭਈਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਪੇਡ ਵਰਕ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ऐसा एक बेनिफिट ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਐਮਐਲਏ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੈਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਬਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। आम आदमी पार्टी ने जितने कांग्रेस अकाली बीजेपी के जितने ये वाला मटेरियल था, ये सारा मटेरियल अपने में लिया हुआ है, सारा मटेरियल उनके पास है। तो जो तो सारे लेंगे ना, जो तीनों पार्टियों का ये तबका था एजेंटी वाला, ये सारा एजेंटी वाला तबका उनके पास है आज आम आदमी पार्टी को। मतलब 45 से ज्यादा हलकों की एक हम रेड बुक बना रहे हैं, उन एजेंटों की लिस्ट बना रहे हैं जिन एजेंटों के साथ आम आदमी पार्टी ने बदलाव का कार्यक्रम करा है। उस दल बदलाव या बदलाव, हाँ, दल बदलाव और जो करप्शन वाला बदलाव या बाकी चीजों वाला, जैसे कुछ देर पहले आपने ट्वीट भी करा था, एक क्रिकेटर ने बदलाव की बात की थी, ठीक है, आपने ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗਾ, आपने ट्वीट किया। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿਆ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, 28 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਏਅਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। करप्शन फ्री पंजाब ठीक। तो जो लीडर्स के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम था, हर पॉलिटिकल पार्टी ने स्टूडेंट विंग बनाए, यूथ विंग बनाए, वुमेन विंग बनाए, दलित विंग बनाए, प्रोफेशनल विंग बनाए। ये विंग्स इसलिए बनाने थे कि ये उन समाज के दायरों से लीडर निकाले। स्टूडेंट विंग से स्टूडेंट नए लीडर क्रिएट किए जाएं जो आगे टाइम के साथ साथ मैच्योर होकर लीडर्स बने। यूथ विंग इसलिए बनाए गए कि वो लीडरशिप क्रिएट करें। ट्रेड विंग या ये इसलिए बनाए गए कि व्यापारियों को लीडरशिप में लाया जाए। बट इन सारी फ्रंटोरल ऑर्गेनाइजेशंस का काम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रैलियां और हुजूम इकट्ठा करने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल करके इन्हें खत्म करती है। फिर जब ये यूज हो जाते हैं, इनके पास कुछ बचता नहीं है, ये कहते हैं चलो सरकारों से कोई काम ही करा लेते हैं, कोई फाइल ले आओ, कुछ करा लो, तो लीडरशिप क्रिएट ही नहीं हो पा रही। मतलब गिरावट आती गई ना, लीडर करप्ट है, उधर हेटले वर्कर भी करप्ट हो गया, वॉलंटियर भी करप्ट। पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले यूज किया बंदों को, अलग अलग विंग्स बना के लोगों को भर्ती किया। अब आम आदमी पार्टी के यूथ विंग में हजारों लड़के काम करते होंगे, कितनों को टिकट मिल जाएगी? 10 को नहीं मिलेगी। मैं रिटर्न में देता हूँ, कांग्रेस की यूथ कांग्रेस में कितने लड़के काम करते होंगे? 2, 4, 5 को दे देंगे 117 में से। इंटरेस्ट की होंगे भी अनु असले दा लाइसेंस मिल जाऊगा, थोड़ी बहुत फेवर मिल जूगी, ते कोई ठेके छोटे मोटे मिल रहे हैं। मतलब मैं वही कहना, कुछ जेन्युइन भी आ रहे होंगे कि जो लीडरशिप में आना चाहते होंगे, सिंसियरली एमएलए बनना चाहते होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम कराना चाहते होंगे। ऐसे सारी पार्टियां का रिवाज है, कल आम आदमी पार्टी ने नहीं शुरू किया। ऐसे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर साहिबान भी होंगे जो अपने इलाके में उनके मौजूदा एमएलए से अच्छी रिप्रेजेंटेशन और अच्छी लीडरशिप स्किल रखते होंगे, जिनको आम आदमी पार्टी वाले वॉलंटियर साहिबान कहते हैं।
कांग्रेस के अंदर ऐसे हजारों वर्कर होंगे जो उनके मौजूदा एमएलए, साबका एमएलए, मौजूदा एमपी, साबका एमपी, साबका मंत्रियों से बेटर होंगे, ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी, लोगों के बीच में विचरते होंगे, लोगों के मसले हल करते होंगे, बट वो कांग्रेसी वर्कर साहिबान ही रहेंगे। बीजेपी के में जो डोर टू डोर कर रहे होंगे बंदे, लोगों को जोड़ के रखा होगा, उनका नाम कार्यकर्ता साहिबान ही रहेगा, वो कार्यकर्ता साहिबान ही रहेंगे। अकालियों में जो बंदे होंगे, जो काम कर रहे होंगे, जिन्होंने अकालियों की तकड़ी लेकर के पिछले 20 साल से घूम रहे होंगे, उनकी आइडियोलॉजी उनके एजेंडे पे होंगे, वो टकसाली वर्कर साहिबान ही रहेंगे। ओपिनियन पंजाब इकलौती ऐसी चीज़ है जो इन सारे वर्कर साहिबान, वॉलंटियर साहिबान, टकसाली वर्कर साहिबान, कार्यकर्ता साहिबानों को लीडर साहिबान बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। उनको इन सारे वर्कर साहिबान, कार्यकर्ता साहिबान, वॉलंटियर साहिबानों को ये अपील है कि आपने जितना टाइम, एनर्जी, घर परिवार का सेक्रीफाइस, फाइनेंशियल्स इन्वेस्ट करके जितने लीडर क्रिएट किए, 2 महीने ओपिनियन पंजाब में अपने ऊपर लगा लेना आप और उस एरिया के सबसे बड़े लीडर बन जाओगे। ये अपनी मशहूरी कर रहे हैं नहीं, उनकी मशहूरी कर रहा हूँ, वो बन जाएंगे। चंगे काम लिए कुछ करता था फिर ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਪਰੋਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है। रितेश जी, ओपिनियन पंजाब तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन बंदों से कुछ नहीं ले रही, सिर्फ गाइडेंस, स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल वॉरफेयर, हर चीज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें बना के अपन ने देख लिया कि वो कोई फायदा नहीं है। ये सरकारें बने ना बने, लीडर जरूर बने, लीडर बन जाए, लीडर बन जाएंगे तो सरकारें तो बनी जाएंगी, फिर अच्छी बनेंगी। एक्चुअल में पंजाब कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा, मसले हल हो जाएंगे, मसले हल हो जाएंगे, लोगों के मसले हल हो जाएंगे। ਐਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 117 ਐਮਐਲਏ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ, ਚਲੋ ਸਰਪੰਚ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 80, 85, 90% ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਉਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਲੀਡਰ, ਨਿਕੰਮੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸਾ, ਕਲਚਰ ਐਸਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। वो पार्टी पॉलिटिक्स खुद उस सिस्टम दी माफिया दी बेनिफिशियरी है। yes. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सही बंदों को, लीडर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं है। चारों पार्टियों में कोई भी बंदा, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, व्हाटएवर इट इज, आम आदमी, कोई बंदा सही लीडर होगा तो उसको ऊपर के उसके लीडर कट टू साइज कर देंगे। सिटिंग एमएलए, मंत्री को कट टू साइज कर दिया जाता है। बाकी आम बंदे की पावर प्ले जिसਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਗੇਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਬਰੂਟਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ, ਤਾਕਤ। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लीडर अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में ही खत्म हो जाते हैं, वो टिकट लड़ने की जद्दोजहद में खत्म हो जाएंगे, अपना बेस बचाने की जद्दोजहद में खत्म हो जाएंगे, जब तक उनकी उम्र निकल जाती है 10-15 साल खत्म, पीक कर गए, उसके बाद उनके अंदर कुछ बचता ही नहीं, वो यूज एंड थ्रो हो जाते हैं। तो इंडिया में स्पेशली इन पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट तो बड़ा मसला है, पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट उससे भी बड़ा मसला है। मतलब कम से कम 30-40 हज़ार पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयड बंदा बैठा हुआ है, लीडर जिसके पास काम नहीं है, ख्वाब है, सपना है, एनर्जी भी है, सब कुछ है। किसी ने एनर्जी चूस ली, किसी पार्टी ने उसके पैसे चूस लिए, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ खा लिया उसका। आई एम श्योर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ, लेकिन ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ है ना, वो आज महसूस कर रहे हैं। एक एमपी को जानता हूँ जो अभी एमपी हैं, 2 बार से एमपी हैं, पिछले 20 साल उनका यूज हुआ, काउंसलर बने रहे, वो एक मिनिस्टर लेवल के बंदे ने उनको टिका के यूज किया उनका, वो तो किस्मत चल गई, वो एमपी बन गए। लेकिन अब
117 सीटों पे या 13 MP सीटों पे ऐसे बंदे इतने लकी तो है नहीं कि वो 10 साल यूज होने के बाद काउंसलर भी नहीं बन पाए, फिर एकदम से MP बन गए। ठीक है, मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हो आप। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में यूज हो रहे हैं। इस वजह से पंजाब की नवी लीडरशिप आ ही नहीं पा रही। अगर पंजाब को नई लीडरशिप मिलेगी तो पंजाब की पॉलिटिकल हालात, लॉ एंड ऑर्डर के हालात, खड़ करके बात करने वाला मुख्यमंत्री हो, MLA हो, तो मजाल है SSP की या मजाल है पुलिस की कि वो नहीं सुनेगी। भाई 20,000 वोट उसके साथ है, 5,000 वोट लेके भी कमिश्नर ऑफिस, SSP ऑफिस चल गया ना, शहर जाम हो जाना है। अच्छा सर, लीडर मिलेगा तो इनको क्रिमिनल भी सुन लेंगे। हाँ। इनकी बात मान भी मान लेंगे, डेफिनेटली मान लेंगे। वो भी तो change है कि ये निकम्मे खुद हैं, इसीलिए कोई सुनता नहीं। आपने अच्छा मुद्दा छोड़ा ये गैंगस्टर्स का, क्रिमिनल्स का। ये क्यों बन रहे हैं? मैंने इस पे भी एक रिसर्च करी थी कुछ साल पहले। पंजाब में मेजोरिटी ऑफ जो गैंगस्टर्स या ये क्रिमिनल्स हैं, ये बॉर्न थोड़ी हुए, कोई पैदा गैंगस्टर थोड़ी हुआ। मेजोरिटी के साथ शौक से नहीं आए हैं, धक्का हुआ कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे। मतलब मैंने 10-15 गैंगस्टर्स को, बहुत बड़े नहीं, अपने शहर जलंधर आसपास के स्टडी किया। प्राइमरी स्टेज पर उनके साथ क्राइम हुआ, उनके साथ धक्केशाही हुई, वो पुलिस या इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास गए, पॉलिटिकल लोगों के पास गए, उनकी सपोर्ट नहीं हो पाई टाइमली, और जो उनके साथ धक्केशाही कर रहे थे वो बढ़ गए, और उन्होंने एक लिमिट तक उन्हें दबा दिया, कंप्रेस कर दिया। वो फिर फुल फ्लेश्ड उसमें उतर गए, उन्होंने सारा काम धंधा सब छोड़ा, वो बदला लेने लग गए, फिर एक के बाद एक क्राइम के ऊपर। या फिर जिनके पास मदद लेने के लिए गए उन्होंने भी उनसे वही फिर काम करवाने शुरू कर चलो, दिए। वो मेरे केस में ऐसा नहीं आया। मेरे केस में आया उनकी हेल्प नहीं हो पाई, उनकी हेल्प नहीं हो पाई, और वो फिर मैंने खुद ही देखे फिर न्यूज़पेपर में कि वो आगे प्रोमिनेंट गैंगस्टर्स बन गए। कुछ होंगे शौकिया तौर पे या वैसे बने हुए, क्रिमिनल माइंडेड भी वो होते हैं। वो होंगे, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा तबका ये भी है जो इस तरह से है। अब अपन ने एक मूवमेंट चलाई थी पंजाब अगेंस्ट ड्रग्स, 2016 में से लॉन्च किया था देशभगत यादगार हॉल से जलंधर, कि पंजाब में नार्को पॉलिटिक्स का मैकेनिज्म काम करता है, एक सिस्टम है नार्को पॉलिटिक्स। बाद में अरविंद केजरीवाल ने इसको रुकवाना चाहा, टू द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, वाया संजय सिंह। उसी समय 2016 में 16 में तब आम आदमी पार्टी के थ्रू इसको लॉन्च किया था। नार्को पॉलिटिक्स के ऊपर कैंपेन लॉन्च किया था, पंजाब अगेंस्ट ड्रग्स। तो कोई इनसिक्योरिटी हो गई होगी, नहीं, उसका जो एजेंडा था, 10 पॉइंट एजेंडा, उसका एक एजेंडा ये था कि ड्रग्स को लेकर के NDPS जो एक्ट है वो ये कहता है कि अगर थोड़ी क्वांटिटी में, नॉट कॉमर्शियल क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स पकड़ी जाती है तो बंदे को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, उसको रिहैब भेजा जाएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पुलिस बंदे को पकड़ती है और उसकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करके कॉमर्शियल क्वांटिटी दिखा देती है। वो कॉमर्शियल क्वांटिटी होती ही नहीं है, बाद में मालखाने में वो बरामद भी नहीं होती कॉमर्शियल क्वांटिटी, रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। क्योंकि अगर वो कम क्वांटिटी में दिखाया गया तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाओगे, पर्चा नहीं है। कॉमर्शियल आपको दिखानी पड़ेगी तो ही होगा। तो वो जो क्वांटिटी का गेम है, ये नार्को पॉलिटिक्स है कि आप जिस पे चाहे, किसी ने, कोई मान लो ड्रगिस्ट है, वो ड्रग ले रहा है, उसने अपनी कंजम्पशन के लिए रखी है, पुलिस ने पकड़ा, कोई आज नहीं मिला हुआ था, दिहाड़ी पूरी करनी थी, तो उस पर कॉमर्शियल क्वांटिटी करी और वो कर दी। ये तो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਤਮ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ। तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं उसके ऊपर। वो आप कंजम्पशन करने वाले बंदे को पकड़ के अंदर दिए जा रहे हो। कंजम्पशन करने वाले बंदों को आपको भेजना चाहिए रिहैब सेंटर, कि उनका नशा छुड़ाना है। अपन ने, सरकार की ये जिम्मेवारी है, समाज की, सोसाइटी की, आपकी, मेरी, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। NDPS एक्ट ये कहता है ना कि उनके ऊपर हम पर्चा देके कॉमर्शियल वाले में अंदर दे। जब आप उन्हें अंदर देते हो तो वो हार्डकोर क्रिमिनल बन के आता है वहां से। हुआ ही है तो बिल्कुल। तो नार्को पॉलिटिक्स नेक्सस इज दिस कि पॉलिटिकल इंटेंट क्रिमिनलाइज कर रही है, बना रही है। आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो। यस, यू आर क्रिमिनलाइज। आप गैंगस्टर। और ये युद्ध नशा विरुद्ध, मतलब आई डोंट नो फ्यूचर एंड आई होप आई
ਆਮ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰੋਂਗ ਔਨ ਦਿਸ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। I hope I am wrong. तो कल साबित हो गई। तो उसका अपना एजेंडा जो पंजाब अगेंस्ट ड्रग्स का था, वो पहला एजेंडा ये था कि आप उन बंदों का नशा छुड़ाना है, डिक्रिमिनलाइज करो, ना कि आप उसको ये करो ताकि उसको बाहर में से निकाले। वो कुछ दिन हमने कैंपेन चली, 4-5 हज़ार पिंडों में अपना रीच बना, तो फिर उनको लग गया कि इसको रोका जाए। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने बोला कि नहीं, इसको बंद करना चाहिए। आके उसको कैंपेन को बंद करवाया। फिर क्योंकि ढकोसले चलाने थे ना, प्रोपेगेंडा, वैसे ये प्रोपेगेंडा नहीं था, कुछ काम था ग्राउंड पे ना, कुछ ग्राउंड पे। इसमें हमने सारी तो ऑपोजिशन में थे ना, तब तो सरकारें नहीं सरकार नहीं थी। उनका पार्टी, इंटरनल पार्टी, वही लीडरशिप ना, कोई और लीडरशिप ना क्रिएट हो जाए वही सारे मसले। अब दिल्ली का एक एक्स सीएम अपना फोटो किसी इनॉग्रेशन में वहाँ पे लगवा रहा है, किसी ब्लॉक में इनॉग्रेशन हो रहा है, तो वही ना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी किस लेवल पे है। मतलब पार्टी प्रेसिडेंट्स को इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो हल्के में 4 बंदे ना खड़े हो जाएं। हल्के का कोई इंचार्ज बन गया, उसको लगता है नहीं दूसरे 4 बंदे ना खड़े हो जाएं। हल्के का कोई एमएलए है तो दूसरे एमएलए ना खड़े हो जाएं। सारी पार्टियां सेम है, सब पार्टियां से लोग तो वही हैं। बेसिकली हमारा समाज, सोसाइटी एक इनसिक्योरिटी के फिनोमिनन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। आप पुलिस देख लो, पुलिस के ऑफिसर्स अगर इसको सुन रहे हो, आईपीएस एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, पीपीएस के साथ इतनी उनकी रगड़ है, पीसीएस के बीच में आपस में इतनी कंपटीशन है, उसको उड़ा दो, उसको ये कर दो, आईएएस के बीच में इतनी लड़ाई है, इनसिक्योरिटी है अपने कोलीग से, अपने जूनियर से। आईपीएस में बहुत ज़्यादा है, कोई कमिश्नर लगा हुआ है तो उसको अपने जूनियरों से डर है, कोई एसएसपी लगा हुआ है उसको अपने जूनियरों से डर है। वो डर रहा है कि अच्छा ये भी आईपीएस है, मैं भी आईपीएस हूँ, वो डरे जा रहा है। वो हायर रैंक में बैठा है तब भी डरे जा रहा है आईजी बैठा हुआ है, आईजी को डरे जा रहा है, एसएसपी से डरे जा रहा है, डीआईजी को उससे लग रहा है अच्छा मेरी नहीं चल रहा, एमएलए को डर लग रहा है, काउंसलर है यार, ये कल को एमएलए का दावेदार ना बन जाए। अच्छा कोई हारा हुआ एमएलए हो तो बहुत ही ज्यादा डर रहा है, ये 4 काउंसलर मेरे दावेदार बन गए। कोई हारा हुआ एमएलए वो और डरा हुआ है, जीता हुआ एमएलए वो डरा हुआ है, जीता हुआ एमपी वो डरा हुआ है, कोई और लीडर तो नहीं उठ गया, हारा हुआ एमएलए तो बिल्कुल ही डरा हुआ है। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚ I have worked in corporate for a very long time, यानी कि ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਪੱਕ, ਮੈਚੁਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, अपनी जॉब, अपनी पोजीशंस ਨੂੰ हर बंदा बचा रहा है। बचाने में इनसिक्योर इतने ज्यादा हो गए हैं कि जो नीचे काम करने वाले उन्हें काम भी नहीं करने दे रहे। वो बचाना एक एक्सटेंट तक तो ठीक है, आप काम करो और काम करके डिलीवर करो और बच गई कुर्सी आपकी, बट वो कर रहे हैं कि नीचे वालों को काम नहीं करने देना है, कहीं ये बराबर पे ना आ जाए। ये चीज है, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं रितेश जी के साथ अगर बिजनेस कर लूंगा तो मेरे 5,000 के 10,000 होंगे, लेकिन रितेश जी 20,000 कमाने लग जाएंगे। तो वो मेरे को ये इनसिक्योरिटी खा रही है, यार मैं तो 5,000 ही ज्यादा कमा रहा हूँ, बट रितेश मेरे साथ काम करेंगे तो 20,000 कमा लेंगे। ये इनसिक्योरिटी पंजाब पुलिस में है, ये इनसिक्योरिटी आईपीएस पंजाब में है, ये इनसिक्योरिटी पीसीएस में है, ये इनसिक्योरिटी आईएएस पंजाब में है, ये जबरदस्त लेवल पे इनसिक्योरिटी आम आदमी पार्टी में है, ये इनसिक्योरिटी कांग्रेस में है, ये इनसिक्योरिटी अकाली दल में है, ये इनसिक्योरिटी बीजेपी में है, ये इनसिक्योरिटी कौन सी पार्टी बची कोई नहीं बची उसमें है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੀਡਰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। वही ना, मतलब अगर कोई कमिश्नर पंजाब में लगे हुए हैं, पुलिस कमिश्नर या एसएसपी, आप 1-to-1 क्लोज डोर बात कर लेना, आपके तो सारे ही वाकिफ होंगे, या उसके एक नीचे वाले से कर लेना, एसपी आया तो एसएसपी से लग रही होगी, डीसी आया तो एडीसी से लग रही होगी, मैं बड़े एडीसी जानता हूँ जो डीसी से लग रही है, सब जगह ये हाल है। अब पंजाब ने नया देख लिया, यहाँ तो सीएम ही ठीक है मतलब पंजाब का सीएम तो वो काउंसलर से भी इनसिक्योर हो जाएगा मतलब आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा लीडर है जिसको पोस्टर बनाने वाले से भी इनसिक्योरिटी हो जाती थी। आज शायद बेटर हो गया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बात किए,
लेकिन एक जमाना था कि अच्छा उसने पोस्टर ऐसे बना दिया क्यों, मतलब एक सज्जन थे जिन्होंने पार्टी का लोगो बनाया हुआ था तो उनके साथ इनका क्लैश हो गया। अच्छा, उन्होंने अपना लोगो विड्रॉ कर लिया आम आदमी पार्टी से। फिर उन्होंने जिसने बनाया था सुनील लाल नाम है उनका। अच्छा, उन्होंने ही सारा ब्रांड किया था। उनसे इनसिक्योर हो गए केजरीवाल साहब, तो उन्होंने अपना लोगो विड्रॉ कर लिया। कुमार विश्वास से इनसिक्योर हो गए कि बहुत अच्छा ओरेटर है, ये तो बोलता ही अच्छा है, मेरे को तो लोग सुनेंगे ही नहीं, इसको सुन लेंगे। प्रशांत भूषण से इनसिक्योर हो गए कि इनके पास मटेरियल बहुत है, 2G 3G सब कुछ यही लेके आएंगे, मैं क्या करूँगा। सबसे इनसिक्योर है। मतलब यही हाल कांग्रेस में है। वो कोई 2 टाइम 3 टाइम MLA है तो पार्टी प्रेसिडेंट इनसिक्योर घूम रहा है, अच्छा ये दावेदार ना बन जाए यार, ठीक है। वो बाकी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इनसिक्योर है, अपने हाथ पल्ले कुछ नहीं, अपने हल्के के लीडर हैं बस। ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। मतलब जो इस अपनी कन्वर्सेशन को वॉच कर रहा है, वो जिस भी समाज के दायरे में काम करता हो, आप बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो, आप सरकारी नौकरी करते हो, आप प्राइवेट नौकरी करते हो, आप पॉलिटिक्स में हो तो 100% सूट कर जाएगा। आप ये जो बात बोली है ना इनसिक्योरिटी की, कि आपके आसपास वाले आपसे इनसिक्योर हैं या नहीं, आप रिलेट कर हैं सारे। इस करके ना सोसाइटी के पास लीडर नहीं है, इस करके ना पॉलिटिकल लीडर है, ना ब्यूरोक्रेट्स में लीडर है, ना पुलिस में लीडर्स हैं। सब कुछ शोशेबाजी है। पुलिस ब्रांडिंग कर रही है अपनी, ट्रॉल वीडियोस चला रही है, कमाल है। पुलिस है या पॉलिटिकल पार्टी है वो ट्रोलिंग कर रही है, बिल्कुल सोशल मीडिया का कैंपेन चला रही है। इनसिक्योरिटी है कि दूसरे लीडर्स ना आ जाए पुलिस में या ब्यूरोक्रेसी में या चापलूसी भी है, चाटुकारिता भी है। अपनी अपनी पोजीशंस को तो बचाना ही है ना, फिर वो गेम तो वही है ना कि अपनी कुर्सी को बचानी। बिना काम किए बचाना है, काम करके बचा रहे हो तो ठीक है। सो काफी एग्जॉस्टिव गलबात, हालांकि बहुत कुछ रह गया आज भी। सो हिमांशु जी शुक्रिया, थैंक यू सो ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।